अक्सर मेरा स्वभाव है कि मेरा चेहरा हँसमुख है। इसलिए जब भी मैं कोई बात शुरू करता हूँ या कहीं भी किसी के साथ दोस्त, महफ़िल, यार, घर वाले किसी के साथ भी बैठता हूँ तो मुझे हँसी बहुत जल्दी आती है। यानी बात-बात में मुझे हँसी आती है। कभी मज़ाकिया अंदाज़ हो जाता है तो कभी सीरियस मोमेंट पे। लेकिन पिछले 1 साल से जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, उसके बाद ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हँसी तो आती है बहुत, लेकिन इसके लिए जो दर्द छिपा रखा है दिल में, उसे मैं बयान नहीं कर सकता। अभी कुछ टाइम से जब से मैंने थोड़ा फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है तो मुझे वीडियो में बोलने और ऐसे संवाद में थोड़ा जो डर लगता था वो कम हो गया है। तो असल में कहानी ऐसी है, मेरी लाइफ अभी बहुत संघर्ष वाली ज़िंदगी हो रही है। मुझे ब्लड कैंसर है और पिछले 1 साल से इलाज चल रहा है मेरा। लेकिन कभी-कभी जब मैं सोचता हूँ और सोचता इस बारे में हूँ कि जब मैं घर आता हूँ तो कितनी खुशहाली होती है। जब फैमिली मेम्बर एक साथ हम बैठ के खाना खाते हैं या दोस्तों के साथ किसी ढाबे पर जाकर बैठते हैं या पार्क में जाकर टाइम स्पेंड करते हैं और अपने जो बीते हुए लम्हे हैं उन्हें हम याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरी बीमारी के साथ कि जो ल्यूकीमिया बीमारी होती है, इसमें आदमी देखने में बीमार नहीं लगता, यानी अंदर ही अंदर यह हमको जला रही होती है। तो ये रोग बाहरी रूप से आपको रोगी नहीं बनाता है। यानी जैसे हमारा माना पैर टूट गया तो हम लंगड़े दिखेंगे, या हमारे हाथ में चोट लग गई तो हाथ हमारा टेढ़ा होगा या थोड़ा अनयूजुअल दिखेगा। लेकिन कैंसर ऐसी बीमारी है, खासकर जो रक्त कैंसर है, इसमें हम बाह्य रूप में बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन जब हम सतही तौर पर जाते हैं तो एहसास होता है कि ये कितनी भयानक बीमारी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीमारी क्यूरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर तो बना रहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे इसकी गंभीरता को कोई ना समझता हो। एक भी मिस्टेक कितनी भारी पड़ती है, और अगर ये काउंट लगातार बढ़ गया तो कितना भयानक ये रूप ये ले सकता है। तो अक्सर मैं बात करता हूँ जब भी कि फैमिली के साथ जब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं जब हल्द्वानी आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। यहाँ का जो माहौल है, हवा है, मेरे दोस्त हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे जो भी सपोर्टर्स हैं, इन्होंने मेरे बेड टाइम पर मुझे इतना सपोर्ट किया था कि आज मैं यहाँ तक हूँ और इस हालत में हूँ। तो उनके साथ जब मैं वक्त दे पाता हूँ या उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा इतना लगता है मानो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और दोबारा यह बीमारी मुझे कभी नहीं छुएगी। लेकिन जैसे ही रात होती है और सोच विचार मन मानने लगते हैं, या जैसे हम 2 हफ्ते की छुट्टी आते हैं या 1 हफ्ते की छुट्टी आते हैं, और ये छुट्टी में जब 10 से 12 दिन होने लगते हैं, यानी जो अंतिम दिन रहते हैं बचे हुए छुट्टी के, तो एक बात अंदर से कोरे जाती है मुझे, जो है वो है यहाँ छोड़ने का दुख। हालांकि ये तो नेचर का नियम है कि आपका कुछ नहीं है यहाँ, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी एंड यू आर अलोन। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि एक न एक बार मुझे सोच ज़रूर पड़ते हैं ऐसे, और सोच ऐसे पड़ते हैं कि यार मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, कल से मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, कैसे जीऊँगा अपने आगे के दिन, कैसे काटूँगा अपने इलाज का सफ़र। तो ये जब बातें मेरे जहन में आती हैं तो मेरी आँखें नम हो जाती हैं।
अब प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मैं सभी के सामने रो नहीं सकता, क्योंकि हमारे रोने से जो हमें दुख हो रहा है वो तो हो ही रहा है हमें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अपने बच्चे को देखकर या अपने बच्चे को रोते देखकर या अपने फैमिली मेम्बर को ऐसे निराशा में देखकर, जो दुख फैमिली मेम्बर्स और ख़ासकर माँ बाप को होता है उससे हम और टूटते हैं। तो असल में जीवन जैसा हम जानते हैं कि द्वंद्व से भरा होता है, तो मेरे साथ भी ये द्वंद्व रहता है कि रोने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं फिर भी खुलकर रो नहीं पाता हूँ। हंसने का मन होता है, खुलकर हंस नहीं पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हंसी भी सूट नहीं होती है बॉडी को, फिर दिक्कत से शुरू हो जाती है। बट ऐसा है, एक आशा है अंदर से, एक आस होती है हमारे अंदर कि चलो अभी तो जो भी है परिस्थिति हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जल्दी ही हम इस पर ओवरकम कर लेंगे। और इस सफ़र में मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी अपनी, कि मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, काफ़ी करीब से समझा, और कुछ वैल्यूज़ मुझे पता चली, जैसे लाइफ की वैल्यू क्या है, हेल्थ की वैल्यू क्या है, और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ की प्राइमरी थिंग्स होनी चाहिए। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि खुद को वक्त देना, फैमिली के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करना, और जो अपने ख़ास जो भी होते हैं हमारे साथ देने वाले, भले ही वो अपने रिश्तेदार हो, नातेदार हो, या कोई अनजान लोग हों, तो जब वो हमारे बैड टाइम पर हमें सपोर्ट करते हैं तो उन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा होता है कि जैसे ही हम ठीक होते हैं या हमारा दैनिक जीवन सामान्य हो जाता है, तो हम उन्हें उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, कोई भी नहीं दे पाता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा मैसेज आप भले ही ना करें, लेकिन उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका बुरे वक्त में साथ दिया है। और आपको अस्पताल के बिस्तर से कहने का तात्पर्य है कि आपके निम्नतम स्तर से आपको एक लाइफ देने में आपको मदद करी है, और आपको इतना सपोर्ट किया है उन्होंने, वो भी ऐसे टाइम पर जब आप ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हो, तो उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा कि इस सफ़र को रोचक बनाने के लिए मैंने फ़िलॉसफ़ी का सहारा लिया। बुक्स का तो सहारा हर कोई लेता ही है, लेकिन बुक्स का उतना हो नहीं पाता है बुक्स से, क्योंकि माइंड वैसे ही हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी और जो अनियमितताओं से भरा होता है। कि लाइफ पॉइंट आते हैं कि ज़िंदगी, मौत, हमारा क्या होगा, कल कैसा होगा, कहीं हमें नई दिक्कत तो नहीं होगी, या फ्यूचर में हमें कोई और दिक्कत तो नहीं होगी, क्या मैं पूर्ण रूप से सही हो जाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इन सब के बावजूद जब हम आध्यात्म का सहारा लेते हैं या हम फिलॉसफी का सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लाइफ को आसान तो किया जा सकता है। हम जब लाइफ के बारे में अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम डेस्टिनी को भी उसमें ज़रूर शामिल करते हैं, और दोष भी देते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो या तो हम ये मान लेते हैं कि सब चीज़ पूर्व निर्धारित है, इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। और कभी कभी फिर डेस्टिनी को दोष देते हैं कि किस्मत ख़राब है या नसीब ही ख़राब है, तो हम क्या करें। पर ऐसा है, इन सब बातों को हम जीवन में लेकर केवल तनाव ही तो महसूस करते हैं। सपोज़ अभी मैं पेशेंट हूँ, तो जितना मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समाधान ज़्यादा नहीं मिलता। तो मैं ये कह रहा था कि जितना हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमें केवल तनाव मिलता है, हमें एंजाइटी मिलता है, अकेलापन महसूस होता है, और नेगेटिविटीज़ हमारी लाइफ में आती है। हालांकि इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये भी एक अल्टीमेट रियलिटी है कि आप कितना भी कोशिश करें, आप हमेशा सकारात्मक नहीं रह सकते या नकारात्मक नहीं रह सकते। लोग आपसे कितना ही बोल रहे हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव,
लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं। और वैसे भी ह्यूमन नेचर क्या, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन हमेशा विद्यमान रहता है। इसलिए अगर हम लगातार खुश रह रहे हैं या लगातार परेशान रह रहे हैं तो भी हमारे अंदर दिक्कत है। और यदि हम अगर खुश भी रह रहे हैं और कभी-कभी तनाव भी आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि डेस्टिनी को दोष देकर हम सॉल्यूशन तो निकाल नहीं पाते। इसलिए मैंने अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया और मैंने ये सीखा कि इन सब चीज़ों में दोष देना बेकार है। भले ही एडजस्ट करती हो या ना करती हो, इस बारे में मैं सवाल नहीं करूँगा या मैं अपना विचार नहीं दूँगा। लेकिन हमारे पास 2 चीज़ें बचती हैं ऑप्शन। पहली बात तो हमारे पास कोई ऐसा पावर हो, हमारे पास ऐसी सुप्रीम पावर हो कि हम अपने आप को चेंज कर लें। जैसे मैं बीमार हूँ तो मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा विकल्प है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि चीज़ें तभी तक बेकार हैं या तभी तक व्यर्थ और तनावपूर्ण हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं कर लेते। और अगर हम एक बार इन चीज़ों को स्वीकार कर लें कि जो भी हो रहा है चलो होने दो, अगर चेंज ही लॉ का नेचर है तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने सीखा कि लाइफ में एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है। फिर चाहे वो अपनी गलती हो या अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करना हो या अपने जो हालात हैं अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तो एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा, जो भी अगर मेरी इस वीडियो को देखें, कि कभी कभी हालात चाहे आपके कारण ना ख़राब हुए हों या आप अच्छे हों और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो दोष मत दें डेस्टिनी को। बस ये सोचें कि चलो हो रहा है तो होने दो, अब हम चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पास्ट हो गया है और पास्ट में हम नहीं जा सकते और ना ही हम फ्यूचर में अभी जा सकते हैं। तो क्यों ना इस पास्ट को हम एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि चेंज करने का तो विकल्प है ही नहीं और तीसरा भी कोई विकल्प नहीं है हमारे पास कि उसको हम स्किप कर दें, क्योंकि स्किप नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो यही मानना है और मैं यही फॉलो भी करता हूँ कि लास्ट में एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हर धारणा, हर चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। फिर चाहे वो ज़िंदगी जीना है या फिर चाहे कोई भी सिद्धांत स्वीकार करना है या कोई भी जहाँ पर मतभेद होता है या टकराव होता है, अगर दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ बैलेंस हो जाती है। सपोज़ रिलीजन और साइंस का है, तो कहीं कहीं पर दोनों में से एक को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलो हम पीछे हैं या आप आगे हो, या दोनों के बीच एक बैलेंस हो सकता है कि चलो कहीं पर आप सही हैं, कहीं पर हम सही हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मोनोपोली जहाँ पर हो जाएगी किसी भी चीज़ पर, तो बातें बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सुख दुख तो बने रहते हैं लाइफ में, लेकिन कोशिश करिए कि घर वालों को वक्त दीजिए जितना हो सकता है, गुस्सा करिए, प्यार करिए, लेकिन हमेशा टच में बने रहिए, दूर मत रहिए उनसे, क्योंकि उनका जो प्यार है हमारे प्रति और उनका जो समर्पण है, उतना समर्पण कोई नहीं कर सकता आपके लिए, भले ही आपका कोई कितना ही हमदर्दी हो। हाँ, उससे थोड़ा कम स्तर का हो सकता है, लेकिन द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द फैमिली एंड द फैमिली मेम्बर्स, एंड द हेल्थ शुड बी द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ज़िंदगी पर ध्यान दें और फैमिली को वक्त दें। बाकी जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और दोष ना दें किसी को। हो न खुदा से मायूस या बिस्मिल, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे।